नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, प्राथमिक शिक्षक भर्ती में राष्ट्रीय स्तर पर बीएड योग्यता को लेकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आपने कितने केस देख लिए हैं और कितने केसों के नतीजे भी आप लोगों ने देखे हैं। लेकिन इन सभी नतीजों को देख करके एक बार पुनः मुझे कबीरदास का वो दोहा याद आता है, माया दीपक नरपतन ब्रह्म ब्रह्म इवे पड़त, कहे कबीर गुर ज्ञान थे एक आध उबरंत। तो साथियों, कबीरदास का ये दोहा आप लोगों ने देखा होगा कि जो माया रूपी दीपक होता है तो उसमें जो है कि कीट पतंगे घूम घूम करके जो है कि पड़ते हैं और अंततः उनका नतीजा क्या होता है ये आप सभी लोगों को पता है। कहे कबीर गुर ज्ञान थे एक आध उबरंत, तो एक आधी जो बच गए तो बच गए, एक आधी उबर पाते हैं। ठीक वैसा ही कहानी हमारे साथ भी हो रही है कि देखिए, पहले हमने जो है कि ब्रिज कोर्स योग्यता को लेकर के देवेश शर्मा जी से जो है कि जो बीएड वर्सेज बीएसटीसी मामला था उसमें रखने के लिए कहा। देवेश शर्मा जी खुद ब्रिज कोर्स नहीं थे तो जो है कि वो वहीं पर ख़त्म हो गया। फिर यूपी ने जो है कि रिव्यू लगाया, यूपी जो है कि पार्टी नहीं थी तो वैसे उनका रिव्यू कैंसिल हो गया। जैसे तैसे उत्तराखंड की तरफ से एक तरफ बार फिर से बीएड के लिए प्रयास किए गए कि बीएड योग्यता के साथ साथ प्राथमिक में कुछ चीज़ें और भी हैं तो उस योग्यता के साथ लगे राष्ट्रीय स्तर पर बीएड प्रशिक्षितों को भी एक उम्मीद की किरण दिखाई दे रही थी, लेकिन उसको भी डुबोने वाले हमारे अपने ही हो गए। ठीक उसी तरीके से जैसे माया रूपी दीपक में कीट पतंगे घूम घूम करके आते हैं कि देखिए नतीजन क्या हुआ और आप लोग समझ रहे हैं। कहे कबीर गुर ज्ञान थे एक आध उपरंत, अब जो उबर गए तो उबर गए भैया, नहीं तो गए। ये कहानी मैं क्यों कह रहा हूं और किस लिए कह रहा हूं, क्योंकि देखिए हमारे से जो हमारा केस माननीय सर्वोच्च न्यायालय में था, लगभग बहुत लंबा हमने वो केस लिया है और उसमें हर चीज हम विधिवत तरीके से चल रहे थे, स्टेप वाइज स्टेप चल रहे थे। तो एकाध जो हमारे उत्तराखंड के भाई थे उन्हें जो है कि बहुत जल्दीबाजी थी, अग्रीवनेस थी कि उन्हें कहा उनको मिल जाए कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट वाला हिसाब है कि जैसे राम नाम के लूट माया को लेकर के, तो उनका जिसने लूट लिया भैया लूट लिया वैसा वाला हिसाब है कि उन्होंने कहा अगर इनको इंटरिम रिलीफ मिल जाएगा हम रह जाएंगे, इनकी नौकरी लग जाएगी हमारी नहीं लगेगी, तो फिर हम जो है कि एक ही आखिरी मौका है ये है करके। जबकि उनको पता है कि अभी इसकी वैलिडिटी वैधता ही तय नहीं हुई है, फिर भी इस तरीके से जोखिम में डालना, बनी हुई चीजों को, बनी बनाई हुई चीजों को बिगाड़ना, सीधा सीधा कहूं बनी बनाई चीजें बिगाड़ना। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि भैया हमने तो जो है कि इसको अगर डिटेक्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारा क्या होगा, आपको मिल जाएगा हमें नहीं मिल जाएगा। यानी कि टैग होना वो ये सोच रहे हैं कि इनको मिल जाएगा, अगर हम डिटेक्ट कर लेंगे तो इनको मिल जाएगा, हम रह जाएंगे। और ये भी मामला नहीं देख रहे हैं, एडवोकेट से जो है कि वो अपने एडवोकेट से ब्रीफिंग भी नहीं कर रहे हैं कि उनकी केस की स्थिति क्या है। एडवोकेट से मतलब भाई जब एडवोकेट ने जो है कि हियरिंग करी है, केस लड़ा है, टैग करा है, तो अपने केस की स्थिति तो देख ले, उसका स्टेटस क्या है आज की तारीख में, स्टेटस क्या आप बचा लेंगे कि नहीं बचा लेंगे। बस उनको जो है कि उनको तो जो है कि 169 की तरह इंटरिम ऑर्डर चाहिए। उन्हें ये नहीं पता था कि इसकी बेस में एनसीटी जो है कि बेस पे बात करेगी, देवेश शर्मा केस पे हुआ है, वो सेम एक ही रेट लगाएं कि भैया 169 को इंटरिम मिला तो हमें भी चाहिए। अरे भाई 169 का फाउंडेशन भी है, वहाँ फाउंडेशन करके आए हुए हैं। जैसे नीट में भी जो है कि और जो है कि सिलेबस को लेकर के फाउंडेशन भी होता है ना, हमने फाउंडेशन भी कर रखा, इनको फाउंडेशन का पता ही नहीं। अब बोले उसके बाद डिटेक्ट की बात आती है, डिटेक्ट बोला उनको मिल जाएगा तो हमें नहीं मिलेगा, हम क्या करेंगे, हम कहाँ जाएंगे। अरे भैया केस की वैलिडिटी ये कुछ तो अगला स्टेप तो तय हो, अगला स्टेप तय हो, डिक्लेरेशन तो हो, कम से कम उस केस को मजबूती से आए तो सही। केस बना नहीं, बिगाड़ पहले दिया। अब उसके बाद जो है कि एडवोकेट से ये भी नहीं कह रहे हैं कि भैया हम विलेन नहीं बनना चाहते हैं, कि भैया जो केस मजबूती से अभी चाह रहे हैं कि आप आगे मत बढ़ो, जबकि मैंने कहा है कि रोक दो। वो फिर भी जो है कि उनके एडवोकेट को जल्दीबाजी थी कि विलेन नहीं बनना है। अगर आप चाहते हैं कि करे कराए मेहनत पर पानी फेर दो तो पीछे 119 लोग और आ रहे हैं आप लोगों के लिए। अगर आप चाहते हो तो 119 लोगों का भी वेट कर लो, उनके साथ भी आप लोग जुड़ जाओगे, एक समूह हो जाएगा बड़ा।
जितनी स्ट्रेंथ में ज्यादा लोग आएंगे उतना सबके लिए बढ़िया है कि अरे भाई इतनी तादाद है, सुप्रीम कोर्ट भी तो देखेगा इन लोगों ने कर रखा है। और दूसरी बात, इनकी केस की फाउंडेशन क्या है? जो न्यू रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं 8 अप्रैल 2024 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ब्रिज कोर्स को लेकर, और उसका आधार क्या है? एनसीटी का गजट नोटिफिकेशन जो सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन किया है, जिसमें जो है कि नियुक्ति के 2 साल के भीतर जो है कि नियुक्ति के 2 साल के भीतर एनसीटी से मान्यता प्राप्त है 6 महीने का ब्रिज कोर्स का, जबकि वहां जो है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन तय करने के बाद नियुक्ति मिलेगी। देखिए दोनों की परिभाषा आप देखिए ना, कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन का प्रावधान जो आरटी एक्ट में कराया गया था, आरटी एक्ट जो है कि 2010 में जो है कि प्रावधान किया गया था, ठीक है। पहली बार जो है कि आरटी एक्ट 2009 जब लागू हुआ तो आरटी एक्ट 2010 में ये प्रावधान किया है कि प्राइमरी में वही शिक्षक बनेगा जिसके पास एनसीटी के मानकों के अनुसार प्राइमरी टीचर बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन होगी, और जिनके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं होगी वो 5 साल के भीतर अपनी मिनिमम क्वालिफिकेशन तय करेंगे एनसीटी के अकॉर्डिंग, आरटी एक्ट के मानकों के अनुसार, एनसीटी से मान्यता प्राप्त आरटी एक्ट के मानकों के अनुसार, तो वो तय करेगा। उसमें एनसीटी भाई उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद ही टीचर की नियुक्ति दी जाएगी। यहां एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन में दोनों को फर्क समझिए आप, सीधा सीधा 2 ही फर्क समझने हैं आपने। एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन में बीएड वालों को नियुक्ति के बाद, नियुक्ति के 2 साल के भीतर एनसीटी से मान्यता प्राप्त 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना था, और आरटी एक्ट में क्या प्रावधान था कि जो है कि पहले जो है कि शिक्षक को अपनी मिनिमम क्वालिफिकेशन कंप्लीट करनी होगी, उसके बाद जो है कि उसको प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्ति मिलेगी, ये प्रावधान था। कि यानी कि आरटी एक्ट 2009 में ये प्रावधान किया गया, जिसके पास एनसीटी के मानकों के अनुसार शिक्षक बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन पूर्ण होगी वही शिक्षक बनेगा। और यही जो है कि उसमें भी प्रावधान किया गया, किसमें? आपके आरटी एक्ट में। आरटी एक्ट का जो नोटिफिकेशन है रूल 35 के अनुसार, तो उसमें जो है कि संविधान के रूल 35 में, उसमें जो है कि आप आरटी एक्ट का सेक्शन जो है कि 38 भी देखेंगे, जैसे 23(1) देखते हैं तो सेक्शन 38 में भी जो है उसमें इंस्टीट्यूशन को लेकर के भी मिनिमम क्वालिफिकेशन दी गई है, जो अधिकृत होती किसी इंस्टीट्यूशन द्वारा अधिकृत मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो मान्य होगी, ठीक है। ये सारे प्रावधान किए गए हैं, तो दोनों फर्क मैं उसमें से दोनों फर्क ही कोई नहीं रखे गए हैं। अब आप जो है कि चले भैया उनको मिनिमम क्वालिफिकेशन, उनको इंटरिम रिलीफ मिल गया, उनकी नियुक्ति हो जाएगी, कहीं हम नहीं रह जाएंगे, दौड़ो दौड़ो भैया दौड़ो, जितना दौड़ सकते हो दौड़ो और दौड़ो। मैं तो कह रहा हूं कि पीछे रुकना ही मत, रुकने में कहीं नुकसान हो जाएगा, चलो दौड़ो। वहां ऊपर से जब एकदम से जो है कि तूफान की तरह भांति नीचे गिरोगे ना, ऊपर कितना बढ़ोगे? जब बेस होगा तभी तो बढ़ोगे। तुम्हें तो दौड़ने में मजा आ रहा है, दौड़ो, मना कौन कर रहा है? और दौड़ो, बहुत दौड़ो। पहले जो है कि ठीक है उसमें दौड़े थे एनआईएस डीएलएड को लेकर के, बीएड वाले दौड़े थे, अरविंद राणा दौड़ा था, जबकि यहां पर समझौता हो रहा था। नहीं तो आज 23 अगस्त 2010 के पहले से पहले तुम्हारी नियुक्ति हो गई होती थी, तुम भी आज वो नियुक्त हो जाते। नहीं, उनने कहा ये तो अनट्रेंड है, हम ट्रेंड है। अरे प्रावधान किया गया है भाई, तुम्हारे पास सारी चीजें हैं, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से जो है डायरेक्ट किया गया, एनसीटी के उसमें अधिनियम में प्रावधान किया गया है। एनसीटी ही मिनिमम क्वालिफिकेशन तय करेगी, एनसीटी अपनी मिनिमम क्वालिफिकेशन को डिनाई थोड़ी कर देगी। लेकिन आपको दौड़ना है, रेस लगानी है कि कहीं पीछे पिछड़ न जाओगे, चाहे नतीजा कुछ हो। तो आज देख रहे हैं नतीजा क्या हो रहा है, ये आप लोगों के सामने। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, मैं तो सिर्फ जितना होता है आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूं। मेरे पास किसी का कॉन्टेक्ट नंबर था, मैंने वीडियो के माध्यम से बोला कि ममता बाल वाले ग्रुप वाले मुझसे संपर्क कर लें। फिर मैंने उनसे कहा कि भाई साहब यहीं पर अपने मैडम से कह दीजिएगा, एडवोकेट साहिबा से कह दीजिए कि भाई साहब ये जो चीजें हैं ये यहीं पर रोक दीजिएगा, ठीक रहेगा। लेकिन फिर भी उन्होंने जो है कि जल्दीबाजी, उन्होंने कहा कहीं उनको मिल जाएगा। एडवोकेट क्या करेंगे? एडवोकेट को जैसा बोलोगे वैसा ही तो करेंगे वो। एडवोकेट की इसमें मैं कोई गलती नहीं मानता। उन्होंने भाई अपने क्लाइंट को जो है कि किसी भी तरीके से संतुष्ट करना है, उन्होंने वो अपना कर्तव्य किया है। बाकी आपके केस का बेस क्या है वो आप जाने। जो खुद जो है कि अगर हमें जो है कि देखिए एडवोकेट मेहनत नहीं करते हैं, जो क्लाइंट होता है वो मेहनत करता है, जो पिटिशनर होता है वो मेहनत करता है। हमने भी रात दिन मेहनत करी है,
पिटिशनर को मेहनत करनी पड़ती है, एक एक रूल जो है कि कंप्लीटली तय करने होते हैं, और एडवोकेट के साथ जो है कि वो ब्रीफ करना पड़ता है, सारी चीजें 1 to 1 ब्रीफ होगा तब जाकर के ये नियम होते हैं। तो साथियों, अगर आप लोगों के समझ में आता है तो निश्चित रूप से ये वीडियो देख लीजिएगा। इस वीडियो को देख करके आपको क्या लगता है, क्या नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये निश्चित रूप से कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। आपके कमेंटों के आधार पर ही आगे की रणनीतियां तय होंगी। अगर आप लोग अधिक से अधिक कमेंट नहीं करेंगे तो आगे की रणनीतियां कुछ नहीं होगी, चाहे हमारे ग्रुप वाले हों, कोई भी हो। जितने अधिक कमेंट करोगे इसमें, जितने अधिक कमेंट करोगे कि ताकि सब लोग देखें, कमेंट के लिए निवेदन कर रहा हूं मैं, कुछ नहीं, लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए नहीं कह रहा हूं, कि आप लोग जितने अधिक कमेंट देंगे उतने कमेंट के आधार पर आगे की रणनीतियां तय होंगी। आपके कमेंटों में वो ताकत है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।